हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही फनी है एंड आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन सुलिन के साथ, जो कि अभी अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर एयरपोर्ट पर मिलने आई होती है। वो उसे हक करनी जा रही होती है कि तभी वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, आखिर हर वक्त तो मुझसे मत चिपका करो। तुम्हारे इतना मुझे चिपकने की वजह से सारे कंपनी के एम्प्लॉयज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। सुलिन कहती है कि वो मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मुझे सेपरेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है। शैन उसे इरिटेट हो चुका होता है और वो कह देता है कि देखो तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, तुम मेरे पास क्यों आती हो। वो कह देता है कि अब मेरा पीछा मत करना, तुम एक डिस्गस्टिंग परवर्ट बन चुकी हो। ऐसा कहकर वो गुस्से में चला जाता है। सुलिन ये सुनकर बहुत हर्ट होती है और फिर यहीं पर ही बैठकर रोने लग जाती है। इतने में यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम जियांग है। वो असल में सुलिन के बॉयफ्रेंड शैन का अंकल है। जैसे ही जियांग उसे टच करता है तो सुलिन सोचने लगती है कि शायद उसकी सेपरेशन एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है उससे वो उसे रिलीफ दिला सकता है। वो याद करने लगती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुलिन की एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ गई होती है और वो डॉक्टर से जाके इस बारे में बताती है कि आजकल उसकी कंडीशन इतनी बढ़ गई है कि वो एक दिन भी अपने बॉयफ्रेंड से दूर रह रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है। डॉक्टर उसे मेडिसिन तो दे देता है लेकिन बता देता है कि इससे सिर्फ सिम्टम्स ठीक होगी, लेकिन उसे अगर जड़ से अपनी बीमारी ठीक करनी है तो अच्छा रहेगा कि वो अपना बॉयफ्रेंड ही चेंज कर दे। सुलिन सोचती है कि नहीं, मैं जियांग के क्लोज नहीं आ सकती, वो आखिर शैन का अंकल है। वो तुरंत ही उससे दूर होती है और जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने जा रही होती है और फिर उसे पता लगता है कि उसकी मेडिसिन पूरी खत्म हो चुकी है। इतने में जियांग उसे अपनी कोट से कवर करता है और दोनों फिर यहीं पर ही बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। सुलिन कहती है कि अंकल क्या आप भी बीजिंग जा रहे हो, तो फिर क्या आप मुझे भी साथ लेके चलोगे। तो वो मान जाता है कि ठीक है। सुलिन सोचती है कि बस मैं बीजिंग जाकर जल्दी से अपने डॉक्टर से मेडिसिन ले लूंगी। पर तभी फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट्स जो है वो कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हो गई है। ये सुनकर वो घबरा जाती है, तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कहती है कि अंकल अब तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो अभी के लिए हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो जियांग बस उसे देखने लगता है और सुलिन जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और सोचती है कि जैसे मैंने अंकल के बारे में रूमर सुनी थी, ये तो वैसे ही कोल्ड है। वो जियांग से कह देती है कि अब फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो अभी के लिए हम लोग जल्दी से होटल चलते हैं। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रही होती है, तो सोचने लगती है कि मैं अंकल को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं लगने दे सकती हूँ। जियांग मान जाता है और फिर सुलिन के साथ यहाँ होटल आ जाता है और उसके रूम के बाहर तक उसे छोड़ देता है। अभी सुलिन तो यहाँ पर उसे कह ही नहीं पा रही होती है कि उसे बस एक हक की जरूरत है ताकि वो थोड़ा ठीक फील करे। जियांग उसे कह देता है कि तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं बाजू वाले रूम में हूँ। पर फिर इतने में बिजली की आवाज सुनकर सुलिन डर के जल्दी से जियांग को पीछे से हक कर लेती है। तो जियांग तो शॉक हो ही जाता है और वो भी डर रही होती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सेफ फील हो रहा है। वो उससे पूछने लगती है कि क्या आप मेरे रूम में रह सकते हो। तो वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। सुलिन कहती है कि आप कुछ गलत मत समझना, मेरा मतलब है कि आप बस मेरे साथ सेम रूम में रहो, आप बेड पर सो जाना, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। मुझे असल में बिजली की आवाज से डर लगता है तो मैं अकेले रूम में नहीं सो पाऊंगी। तो जियांग फिर सुलिन के क्लोज आता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम शैन को चीट करने का तो नहीं सोचती हो। तो वो शॉक होकर कहती है कि आपको मेरा निकनेम कैसे पता। तो जियांग फिर उसे बताने लगता है कि उसके भाई ने उसे बताया था। फिर हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब दोनों ही छोटे थे और जियांग ने सबसे पहली बार सुलिन को देखा था, तब भी से वो उसे लाइक करने लग गया था। वो उसे बहुत ही प्यार से कोई गिफ्ट दे रही होती है और कह रही होती है कि वो अभी अब्रॉड जाने वाला है ना, तो इसलिए उसके लिए गिफ्ट। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर इतने में लाइट चली जाती है और सुलिन डर के मारे जल्दी से जियांग को टाइटली हक कर लेती है। तो वो उससे दूर होता है और कहता है कि सुलिन मैं कोई मेल मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रूम में रुकूं तो तुम शैन के साथ ब्रेकअप कर लो और मुझे डेट करो। तो कहती है कि क्या। तो जियांग कहता है कि मैंने बोला कि तुम मुझे डेट कर लो। फिर दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं और जियांग यहाँ पर कैंडल जलाता है और पूछता है कि क्या तुम शैन को माफ करना चाहती हो। तो सुलिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, आज उसने मुझे बहुत ही हर्ट करा है, वो मुझे अकेले एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया, मुझे इसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ। तो जियांग कहता है कि फिर उसके साथ ब्रेकअप करो। सुलिन कुछ नहीं कह रही होती है तो जियांग पूछता है कि क्या हुआ, तुम नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर फिर वो तुरंत ही शैन को मैसेज कर देती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म है, ब्रेकअप, ऐसा मैसेज करके उसे दिखा देती है और कहती है कि अब तो मैं आपको हक कर सकती हूँ ना, और फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। तो जियांग भी पूछता है कि फिर क्या अब मैं तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। तो वो जल्दी से उसे मना करने लगती है और सोचती है कि ऐसे तो जियांग को अगर उसकी बीमारी के बारे में पता लग जाएगा तो वो भी उसे डिफरेंटली ट्रीट करेगा, तो वो क्या करेगी। पर फिर वो हिम्मत करके उसे बता देती है कि असल में मैं बीमार हूँ। वो उसे बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तो मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और वहाँ पर मैं 3 दिन और 3 रात के लिए लॉक थी।
जिसके बाद ही मुझे सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी हो गई। तो मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे लिए हर वक्त प्रेजेंट होना पड़ता है और मुझे रीअश्योरेंस फील कराना पड़ता है, जैसे कि हर वक्त मैसेज और फ्रीक्वेंटली वीडियो कॉल्स भी। जियांग को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो उसने कितना कुछ फेस करी है। सूर्य ने उसे बता रही होती है कि मैं इतनी ज़्यादा चिपकू, इसी वजह से ही कोई भी मुझे डेट करने के लिए तैयार नहीं होता। इस पर जियांग से कहता है कि लेकिन मुझे तो चिपकू लोग पसंद है। तो सुलिन कहती है कि लेकिन शेन ने तो बताया था कि आप बहुत ही कोल्ड हो और सीरियस टाइप के बंदे हो जिसे बस अकेला रहना पसंद है। जियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस बकवास कर रहा है, उसकी बात पे यकीन मत करो। सुलिन कहती है कि अंकल लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा चिपकू हूँ। तो वो कहता है कि अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा। सुलिन उसे स्लो से फिर कहने लगती है कि शेन ने भी पहले यही बोला था, लेकिन देख लो 1 साल के डेटिंग के बाद वो मुझसे परेशान हो चुका है। तभी शेन यहाँ उसे टाइटली हग करता है और कहने लगता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, पर फिर सुलिन इसका जवाब नहीं देती है और फाइनली फिर वो अपने घर पहुंच जाती है और उसका भाई अभी ऑफिस से घर आया होता है और सुलिन जल्दी से उसे हग करके बताने लगती है कि भाई शेन और मेरा ब्रेकअप हो गया। तो उसका भाई फिर उसे अच्छे से बैठा कर उससे पूरी डिटेल स्टोरी पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। तो फिर सुलिन अपने भाई को सब बता देती है, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा होता है कि सच में वो कितना ज्यादा खराब है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न्यू अच्छा लड़का ढूंढता हूँ। तो सुलिन फिर स्माइल करते हुए नहीं बोल रही होती है। तो फिर उसका भाई कहता है कि तुमने कोई न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ ली हो। सुलिन सोचती है कि अभी तो मेरे और अंकल का रिलेशनशिप कंफर्म थोड़ी ना हुआ है। वो मना करती है कि नहीं। सुलिन का भाई उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं हूं ना, जब भी तुम्हें एंजाइटी फील हुआ करे तो मेरे पास आ जाना। तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के खुश होने लगती है और यहाँ पर वो इस बार में ही सोच रहा होता है कि ब्रेकअप के बाद वो हार्ट ब्रोकन नहीं दिख रही है बल्कि थोड़ी खुश लग रही है। फिर सुलिन कहती है कि भाई मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ और वो चली जाती है। दूसरी ओर हम शेन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो सुलिन का ये मैसेज देखकर सोच रहा होता है कि उसने मुझे मैसेज करी है कि मुझसे ब्रेकअप कर रही है, मैं इसका रिप्लाई नहीं दूंगा और उसे इस बार सबक सिखाऊंगा। अपने आप को समझती क्या है। इतने में इसकी सेक्रेटरी आती है और बताने लगती है कि मिस्टर हान ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। तो फिर ये सुनकर शेन जल्दी से यहाँ पर हान को मनाने के लिए जाता है कि भाई आप गलत क्यों समझ रहे हो, सुलिन और मेरे बीच में बस छोटा सा झगड़ा हुआ है और कुछ नहीं। तो फिर हान चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरी सिस्टर बीमार है और तुम फिर भी उसे एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर चले गए थे, इतने लापरवाह हो तुम। शेन कहता है कि ब्रदर देखो अभी गुस्सा मत हो, मैं सुलिन से जाकर माफी मांग लेता हूँ, लेकिन हमारे बीच का जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल मत करो। तो हान ये चीज क्लियर कर देता है कि अगर मेरी सिस्टर तुम्हें माफ नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करने वाला। यहाँ पर फिर शेन को तो गुस्सा आ रही होती है। रात में हम देखते हैं कि सुलिन अपने रूम में होती है और वो जियांग को मैसेज कर रही होती है कि कल तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे थे, इसलिए मैं तुम्हें आज डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ। और वो उसे एक लोकेशन सेंड कर देती है। तो जियांग उसे मैसेज करता है कि हम डिनर के लिए क्लब में चलेंगे। तो वो कहती है कि हाँ, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, आपको भी पसंद आएगा। तभी फिर यहाँ पर सुलिन को शेन का फोन आ रहा होता है, पर वो उसका फोन गुस्से में कट कर देती है और सोचती है कि एक एक्स को कभी भी मरे हुए प्रिटेंड करना चाहिए, बड़ा आया मुझे फोन करने वाला। तो फिर यहाँ पर शेन भी गुस्सा हो जाता है कि इसने मेरा कॉल भी कट करी, अब तो मैं इसे मजा चका के रहूंगा, ये खुद मुझसे माफी मांगने आएगी। और फिर शेन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लब गया होता है और वहां पर मजे में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड पूछते हैं कि आज उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं दिख रही है, वो तो हमेशा उसके पीछे लगी रहती है। तो शेन कहता है कि वो हमेशा मुझसे चिपकी रहती है, तो आज मैंने उसे थोड़ा सा छुट्टी दे दी है। फिर इतने में यहाँ पर सुलिन आई होती है और उसे देखकर वो खुश जाता है कि मुझे पता था कि ये मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकती है। उसके पास आता है और कहता है कि बेबी चलो, मैं तुम्हारे पास आ ही रहा था, हम लोग घर चलते। तो वो तुरंत ही उसे यहाँ पर थप्पड़ लगा देती है। तो शेन गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे मारी। तो सुलिन कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें ही मारी हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप के बाद मुझे बेबी कहने की। तो फिर इसके फ्रेंड सुन लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि अच्छा इनका तो ब्रेकअप हो गया और ये हमारे सामने शो ऑफ कर रहा था। शेन कहने लग जाता है कि देखो तुम यहाँ पर मुझे ही तो ढूंढने आई थी ना, तो मैं तुम्हें अब माफ कर रहा हूँ, तो अब हम अपना झगड़ा यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो सुलिन कहती है कि किसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तो शेन कहता है कि अगर मेरे लिए नहीं आई तो किसके लिए आई हो। तो यहाँ पर जियांग आ जाता है और इसे बताता है कि वो मेरे लिए आई है। तो उसे देखकर शेन सोचने लगता है कि अंकल अब्रॉड से आ गए। फिर यहाँ पर शेन के फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगते हैं कि उन लोगों ने ये रूमर सुने थे कि शेन के डैड ने कंपनी को इतना बर्बाद कर दिया कि कंपनी बैंकरप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है। इसीलिए शेन के ग्रैंडपा ने अपने बेटे जियांग को अब्रॉड से बुलवा लिए ताकि वो अब कंपनी संभाले। फिर यहाँ पर शेन कह रहा होता है कि अंकल ये कह रही है कि ये आपसे मिलने आई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुलिन कहती है कि क्यों नहीं हो सकता। वो जल्दी से यहाँ पर जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि कोई भी मेरा इतना चिपकू होना हैंडल नहीं कर पाएगा।
तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो। इस बात पर शेन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरे एल्डर हो और आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आ रही है कि आप अपने निफ्यू की गर्लफ्रेंड को चुरा रहे हैं। फिर ऐसा बोलकर वो इन लोगों का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर कर ही नहीं पाता। तो गुस्से में जियांग का नाम लेते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। जियांग कहता है कि यही वो संस्कार है ना जो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दिए कि एल्डर्स के साथ ऐसा करो। शेन कहता है कि अंकल आप मेरी गर्लफ्रेंड को अब मेरी आंटी बनाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं। सुलिन कहती है कि इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे आंटी कहने की, अभी तो मैंने जियांग को हाँ नहीं बोली हूँ। शेन कहता है कि तो क्या मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलूं। सुलिन उसे समझा देती है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तो शेन कहने लग जाता है कि तुम मेरे अंकल को जानती नहीं हो, ये बहुत ही कोल टाइप के और ऐसा बंदा किसी के भी लायक नहीं है, तुम भी मेरे अंकल को ज्यादा झेल नहीं पाओगी और वापस मेरे पास ही आओगी। तो वो कह देती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे पास तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और फिर वो तो जियांग के साथ यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर शेन के फ्रेंड्स फिर आपस में बातें करने लगते हैं। अमीर फैमिली में तो अलग ही ड्रामा चलता है, इन लोगों को देख लो एक ही लड़की के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो शेन गुस्से में यहाँ पर टेबल को किक कर देता है और उसे दर्द हो रही होती है, फिर भी वो इन लोगों को चिल्ला के बाहर भेज देता है। और फिर तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को कॉल करके रोते हुए बता देता है कि ग्रैंडपा अंकल ने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली है। और फिर जियांग यहाँ से सुलिन को दूसरे रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो गलती से शेन वाले रूम में चली गई थी। तो फिर वो बताती है कि हाँ मैंने रूम नंबर नहीं देखी थी और वैसे मुझे तो वापस से उसे पर्सनली डंप करने के बाद बहुत ही मजा आया है। तो जियांग उससे पूछता है कि क्या आज तुम्हें सेपरेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो बताती है कि आज पूरा दिन मैं अपने भाई के साथ थी ना, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। जियांग ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। सुलिन कहती है कि क्या हुआ, तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे चिपकी रहूं। जियांग कहता है कि हाँ मैं यही चाहता था। तो सुलिन उसे बताती है कि असल में मैं डर रही थी कि शुरू से अगर मैं तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा अनोइंग फील होगा। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा। सुलिन खुश होती है और कहती है कि ठीक है फिर कल मैं तुमसे वापस मिलने आने वाली हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी और इसी बहाने मैं तुम्हारा कोट भी तुम्हें वापस कर दूंगी। तभी यहाँ पर जियांग के फोन पर मैसेज आया होता है कि उसके डैड उसे घर पे बुला रहे हैं। फिर वो सुलिन से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ और फिर अब हम कल मिलते हैं। फिर नेक्स्ट डे जियांग अपने डैड के घर गया होता है और यहाँ पर वो अपने भाई से पूछता है कि अच्छा तो आप इल्ज़ाम लगा रहे कि मैंने अपने नीफ्यू की गर्लफ्रेंड को चुराया हूँ। तो उसका भाई कहता है कि हाँ तुम एक एल्डर हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांग की सिस्टर इन लॉ भी उसे समझाने लगती है कि सुलिन को सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी है जिसकी वजह से वो उनके बेटे से हमेशा चिपकी रहती है और अगर वो उन दोनों के रिलेशन के बीच में आएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर जियांग जवाब में कहता है कि सुलिन किसके साथ रहना चाहती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी चॉइस है। तो फिर इस बात पर उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि उसके पर निकल आया है। वो कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हें तुम्हारी मॉम को पैदा करने देना ही नहीं चाहिए था। जियांग फिर हमें इस बारे में बताता है कि असल में उसे पैदा करते वक्त ही उसकी मॉम की मौत हो गई थी, तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से उसके डैड और उसकी पूरी फैमिली उससे नफरत करते हैं। इसलिए जियांग ने तो अब डिसाइड कर लिया होता है कि वो इन लोगों की नफरत अब और नहीं सहने वाला है। पर इतने में फिर उसे सुलिन का मैसेज आता है कि वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। तभी जब उसके डैड उसे नील डाउन करने के लिए बोलते हैं तो वो तुरंत ही नील डाउन कर लेता है। ये देखकर शेन शॉक होता है कि अंकल इतनी जल्दी नील डाउन कैसे कर रहे हैं, आज तक तो ऐसे वो कभी ग्रैंडपा की बात नहीं सुनते, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर यहाँ पर जियांग के डैड उसे अपनी स्टिक से जोर जोर से मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नीफ्यू की गर्लफ्रेंड को चुराने की, अब तुम माफी मांगो और बोलो कि ऐसी गलती तुम दोबारा कभी नहीं करोगे। पर यहाँ पर जियांग मना कर देता है कि मैं इस चीज को नहीं मानने वाला। कि डैड फिर जोर जोर से और उसे स्टिक से मारे जा रहे होते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर सुलिन आ जाती है और वो तुरंत ही उन्हें रोकती है कि ग्रैंडपा आप ऐसा मत करो। और फिर वो यहाँ पर जियांग को उठाती है और उसे कोट से कवर करती है और उसकी केयर करने लगती है और उसे पूछने लगती है कि आप ठीक तो, कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो ये सुनते के साथ ही शेन कहने लगता है कि अंकल अभी आप तो बड़े साइलेंट थे और अब आप एक्टिंग कर रहे हो इसे दिखाने के लिए। सुलिन यहाँ पर जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और शेन को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें थोड़ी ना मार मिली है, जब तुम मार खाओगे तो पता चलेगा कि दर्द होगा कि नहीं। तो फिर यहाँ पर जियांग तो बस सोचता रह जाता है कि 26 ईयर्स में पहली बार है कि कोई उसे इस तरीके से इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। जियांग के डैड कहने लग जाते हैं कि सुलिन तुम भी देख रही हो ना कि कैसे ये जियांग तुम्हारे और शेन के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ही मैंने जियांग को सबक सिखाया। तो सुलिन तुरंत ही क्लियर करती है कि ग्रैंडपा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जियांग हम दोनों के बीच में आ रहा है, बल्कि
शेन ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, इससे मैं बहुत ही अनोइंग लग रही थी, तो ये मुझे अकेला एयरपोर्ट पर ही छोड़कर चला गया था, तो इस वजह से मैंने इसके साथ ब्रेकअप करी। ये सुनते के साथ यहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग को चिल्लाते हैं कि तुमने सुलिन को इस तरीके से ट्रीट किए। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा मैं तो बस सुलिन के साथ मजाक कर रहा था। तो ग्रैंडपा फिर जियांग को चिल्लाते हैं कि इसी वक्त सुलिन से माफी मांगो। तो सुलिन यहाँ मना कर देती है कि मुझे अब इसकी माफी की जरूरत नहीं है। तभी फिर ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि सुलिन तुम तो जानती हो ना कि तुम दोनों के बीच में ये जियांग जानबूझ के आ रहा था तुम लोग का रिलेशन खराब करने को, और एल्डर होने के नाते उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुलिन कहती है कि सच में ग्रैंडपा, बचपन से लेकर आज तक मैंने बस सुनी थी कि आप अंकल जियांग को पसंद नहीं करते, और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी ली। आप सच में कितने ज्यादा बायस्ड हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बायस्ड हूँ। तो सुलिन यहाँ पर उनकी गलती उन्हें बताने लगती है और कहती है कि अगर ग्रैंडमा भी आज जिंदा होती ना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप अंकल जियांग को इस तरीके से ट्रीट करो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो आज यहाँ पर होती ना तो वो तो अंकल जियांग से बहुत ज्यादा ही प्यार करती, और ना ही आपकी तरह ऐसे उन्हें मारती, और ना ही आपकी तरह उन्हें ऐसी बुरी चीजें बोलती। तो जियांग तो बस यहाँ सुलिन की बातें सुनता रह जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। सुलिन ग्रैंडपा से कहती है कि आपने सोचा है कि आप यहाँ से जाने के बाद अपनी वाइफ को क्या मुंह दिखाओगे ये सब करने के बाद। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं जियांग का अच्छा ही चाहता हूँ। सुलिन फिर जियांग से कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, और इसको लेकर चली जाती है। तो ये सभी तो बस चुप देखते रह जाते हैं, और फिर सुलिन यहाँ जियांग को कार में बैठाने जा रही होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज तक कभी किसी ने भी मेरे डैड के सामने मेरी साइड नहीं लिया। सुलिन कहने लगती है कि ग्रैंडपा आपको इस तरीके से मार रहे थे और आपको इतना नहीं समझ आता कि साइड भी हटना चाहिए और चोट नहीं खानी चाहिए। तो वो तो मन में सोच रहा होता है कि उसे पता था कि वो आने वाली है, इसलिए तो वो जानबूझ के चोट खा रहा था ताकि वो उसे बचाए। सुलिन कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो जियांग कहता है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाएगा। तो क्या तुम मेरे घर चल के मुझे मेडिसिन लगा दोगी। तो वो मान जाती है और कहती है कि ये चोट मेरी वजह से लगी है, तो ठीक है मैं चलूंगी। और फिर सुलिन यहाँ जो के साथ उसके घर पे आ जाती है, और तभी वो बबल मशीन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही उसके साथ खेलने लगती है। तो बस यहाँ जियांग तो उसे देखते रह जाता है, और फिर वो अपने बैक पर मेडिसिन लगवाने के लिए अपना शर्ट खोलने लग जाता है। जैसे यहाँ पर सुलिन ने उसकी बॉडी देखती है तो उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि वो बिल्कुल मेल मॉडल की तरह है, और फिर यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए दे देता है। तो सुलिन उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है और कहती है कि अगली बार अगर ग्रैंडपा तुम्हें मारेंगे तो प्लीज साइड हट जाना और मार मत खाना, नहीं तो फिर मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि क्यों। तो सुलिन कहती है कि जो बंदा खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है वो फ्यूचर में मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा। जियांग कहता है कि ठीक है, अगली बार से मैं अपने डैड की चोट नहीं खाऊंगा और अवॉइड करूंगा। जियांग कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे 4 ही साल बड़ा हूँ, तो मुझे अंकल मत बोलो अब। सुलिन कहती है कि हाँ बात तो सही है कि तुम सिर्फ 4 ही साल बड़े हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल देती तब तक मुझे लगता है कि मुझे अंकल ही बोलना चाहिए। फिर सुलिन कहती है कि वैसे अंकल इसका मतलब है कि आप जब हाई स्कूल में होंगे तो मैं 6th क्लास में होंगी। तो जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, जब तुम 6th क्लास में थी तो मैं यूनिवर्सिटी में था। तो वो शॉक हो जाती है कि तुम 16 ईयर की एज में यूनिवर्सिटी पहुंच गए, फिर तो तुम तो कितने बड़े जीनियस हो जो इतनी एज में इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली। सुलिन कहती है कि लेकिन मैंने ऑनलाइन सुनी हूँ कि जो लोग जीनियस होते हैं उनके बच्चे उनकी तरह स्मार्ट नहीं होते। और फिर वो ऐसा बोलकर शॉक हो जाती है कि वो ये क्या बोल रही है। तभी जियांग उसके फेस पर हाथ रखता है और कहता है कि फिक्र मत करो, हमारा बच्चा सेम हमारी तरह ही होगा। तो फिर वो उसके टच करने से खुश होने लगती है कि उसके साथ रहकर वो कितना सेफ फील करती है। फिर वो कह देती है कि इतनी जल्दी ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोली। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं इंतजार करूंगा कि कब तुम मुझे कोई टाइटल दो। फिर सुलिन पूछती है कि तुम्हें कहीं और चोट लगी है तो बता दो, मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। तो फिर वो कहता है कि पैर में। तो ये सुनकर फिर वो सोच लगती है कि अगर पैर में मेडिसिन लगानी है तो फिर पैंट निकालने पड़ेंगे। वो तुरंत ही शाय होकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है और कहती है कि पैर में खुद ही मेडिसिन लगा लो। तो फिर जियांग हंसने लगता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। वो तुरंत ही अपना कोट पहनता है और कहता है कि मेरे साथ रूम में चलो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो कहती है कि कैसा गिफ्ट। तो बताता है कि ब्रेकअप गिफ्ट। और फिर सुलिन जियांग के साथ जाने लगती है और सोचती है कि वो मुझे अपने साथ अपने रूम में लेके जा रहा है तो कहीं अपने आप को तो गिफ्ट में नहीं देने वाला है। फिर सुलिन देखती है कि जियांग ने तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स लेके रखा हुआ है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसे ब्लाइंड बॉक्स पसंद है। तो जियांग बताता है कि मुझे तुम्हारे भाई ने बताया। शेन कहती है कि लेकिन इतने सारे को देखकर लगता है कि तुमने बहुत पहले से मुझे ये सारे गिफ्ट देने की प्लान करे थे, लेकिन इससे पहले तो मैंने शेन के साथ ब्रेकअप का प्लान ही नहीं करी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पहले से लाइक करते थे।
तो जियांग यहाँ जवाब देने जा रहा होता है कि तभी इतने में सुलिन को शेन की कॉल आ जाती है और वो पूछता है कि तुम और मेरे अंकल कहाँ पर गए हुए हो। तो सुलिन उसे चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पर गए कहाँ नहीं। शेन कहने लगता है कि तुम जानती नहीं हो, मेरे अंकल बहुत ही ओल्ड है और चालाक भी। वो तुम जैसी बुद्धू लड़कियों को फंसाना बहुत अच्छे से जानते। उन्होंने जानबूझ के तुम्हारे सामने झूठी मार खाने की नाटक करे थे और वो अब्रॉड से वापस आए मेरे डैड के साथ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए फाइट करने, तो वो बस तुम्हें यूज कर रहे। जियांग फोन ले लेता है और शेन से कॉल पर कहता है कि क्या तुम्हारा बोलकर हो गया। तो शेन डर जाता है कि अंकल क्या आप ये सब सुन रहे थे। यहाँ पर जियांग तो कॉल कट कर देता है और सुलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसी लगता है कि मैं अब्रॉड से अपने डैड की फैमिली प्रॉपर्टी लेने के लिए आया हूँ और तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे भाई ने मुझे पहले से बताया कि तुम्हारी जो अब्रॉड में कंपनी है ना, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसमें तुम्हारी डैड की 10 कंपनी आ सकती है। और फिर सुलिन के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है, तो जियांग फिर तुरंत ही उसके लिए किचन में कुकिंग करने जाता है और उसके लिए बहुत सारे खाने बना कर ले आता है। तो वो उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि वो कितना बड़ा जीनियस है, 16 की एज में वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया और 26 की एज तक इतनी सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर दिया और साथ ही उसे कुकिंग भी आती है। और फिर वो अपसेट होकर कहने लगती है कि लेकिन तुम्हारे कंपैरिजन में तो तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ। जियांग कहता है कि किसने कहा तुम यूजलेस हो, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और इतनी चीयरफुल हो और बहुत ही स्ट्रांग और प्यारी सी भी, एक एंजल की तरह। सुलिन कहती है कैसा क्या, और फिर वो अपनी दोनों साइड देखती है। तो जियांग कहता है कि तुम क्या देख रही हो। वो कहती है कि तुमने कहा ना कि मैं एंजल हूँ, तो मैं अपने विंग्स देख रही थी। फिर जियांग को स्माइल करता हुआ देखकर सुलिन कहती है कि तुम ऐसे ही स्माइल किया करो, तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगते हो, तो जितना स्माइल करोगे उतनी गुड लक आएगी। तो फिर वो खुश होकर उसे स्माइल करके देख रहा होता है। दूसरी ओर सुलिन के घर पे उसका भाई और उसके सिस्टर इन लॉ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसका भाई कहने भी लगता है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना, तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। तो कहती है कि नहीं, सुलिन को आखिर सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी है और हमें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अभी उसका ब्रेकअप हुआ है तो वो अकेला फील करेगी। फिर इतने में सुलिन घर पर आ जाती है और उसका भाई उसे पूछने लगता है कि वो इतना लेट आई हुई है। तो सुलिन फिर टाइम देखकर सॉरी कहने लगती है कि उसे पता ही नहीं चला कि इतना देर हो गया और वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर सुलिन का भाई उसे पूछता है कि वो किसके साथ थी। तो फिर वो कहती है कि ये सीक्रेट है और वो अपना बहुत ही खुशी खुशी रूम में चली जाती है। तो उसका भाई और उसके सिस्टर इन लॉ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी खुश क्यों है। सिस्टर इन लॉ कहती है कि क्या उसने कोई न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिए। तो हान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सुलिन इतनी जल्दी किसी से भी इतना अटैच नहीं हो सकती, तो पक्का हो सकता है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होगी। फिर सिस्टर इन लॉ कहने लगती है कि मैं सुलिन के लिए बहुत ही अच्छा रिलायबल हस्बैंड ढूंढूंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हान खुश होकर कहता है कि वाइफ तुमने सही कहा और फिर चलो हम दोनों अब सोने चलते हैं। तो सी और सुलिन यहाँ रूम में आने के बाद जियांग को गुड नाइट मैसेज कर देती है और फिर वो अपना मजे में सो जाती है। तो सी और जियांग यहाँ अपसेट हो रहा होता है कि सुलिन के जाने के बाद वो अब वापस से अकेला हो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो काफ़ी लेट उठती है और सोच लगती है कि पूरे 12 घंटे हो गए और अब जियांग से दूर रहकर मुझे बहुत ही एंजाइटी फील हो रही है। वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए घर से निकल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर शेन से मिलने आया होता है और वो कहने लगता है कि हम दोनों अपनी फाइट खत्म कर दें, आखिर हम दोनों कपल जो है ना। सुलिन उसे चिल्लाती है कि तुम कितने डिस्गस्टिंग हो, आखिर ये सब हरकतें अब कब बंद करोगे। शेन चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्या तुम बहुत टाइम पहले से मेरे अंकल को फंसा रही थी और तुम बहुत टाइम से मुझे चीट कर रही थी। ऐसा बोलकर वो उसका गला दबाने लगता है। तब यहाँ पर सुलिन का भाई जैसे बाहर निकलता है तो वो तुरंत ही शेन को मारने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश करने की। और फिर वो शेन को इतना मार रहा होता है तो सुलिन अपने भाई को रोकती है। शेन सुलिन के भाई को बताता है कि इसने मुझे चीट करी है, तो बताओ मैं अपने आप को कैसे ही रोक पाता। हान उसे धमकी दे देता है कि दोबारा तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसी रूमर फैलाए ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, यकीन नहीं आ रहा तो बोलो अब भी करके दिखाओ। यहाँ पर सुलिन उसे कह देती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो अपना गुस्सा शांत करते हुए उसे मनाने की झूठी एक्टिंग करने लग जाता है। तो यहाँ पर सुलिन और उसका भाई दोनों इसे गेट लॉस्ट बोल के अपना चले जाते हैं। दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो सोच रहा होता है कि सुलिन ने बिल्कुल भी उसे पूरे दिन में कॉल ही नहीं करी। वो सोचता है कि उसने मुझे बोली थी कि वो चिपकू पर्सन है और पूरा दिन मेरे साथ रहने वाली है, पर बिल्कुल भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करी। तब यहाँ पर शेन आया होता है और वो जियांग से कहने लगता है कि अंकल आपको ग्रैंडपा ने घर पे डिनर के लिए बुलाया है। और फिर वो देख लेता है कि उसके फ़ोन पर तो सुलिन की कोई कॉल भी नहीं आ रही है। तो वो कहता है कि अंकल आपको पता है सुलिन को जो सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी है उसमें वो हर वक्त
चिपकू पर्सन बनी रहती है और इतने मैसेज कॉल्स करती है, पर लगता है आपसे तो वो थक ही चुकी है। अभी तो उसने आपको ना कोई मैसेज करी ना कॉल। तभी इतने में यहाँ पर जियांग को बहुत सारे सुलिन के मैसेज आने लगते हैं। वो कहीं घूमने वाली जगह पर गई होती है और बहुत सारी फोटोज उसे सेंड कर रही होती है। तो जियांग ये देखकर खुश होता है और यहाँ पर शेनो से कहे जा रहा होता है कि सुलिन बस आपको मेरा सब्स्टिट्यूट समझ कर ही आपके साथ घूम रही थी, और देखा अब तो वो आपको भूल चुकी है। आपको खुश होना चाहिए कि आप बस एक स्टैंड इन थे, नहीं तो फिर आपको पता ही है कि वो किस हिसाब से चक्कू बन जाती है और इतने सारे मैसेज पे मैसेज करने लग जाती है। मैं तो परेशान नहीं हो जाता था। और फिर वो जियांग को फोन दिखाने लगता है कि देख लो अंकल, उसने कितने सारे मैसेज करिए मुझे। तो जियांग ये देखकर कहता है कि उसने तुम्हें इतने सारे मैसेज भेजी और तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दियो। तो शेन कहता है कि आखिर वो मुझे इतनी अनोइंग जो लगती है, मैं आखिर कैसे उसे झेल रहा था मैं ही जानता हूँ। फिर जियांग उसे अपना भी फोन दिखाता है कि सुलिन ने उसे कितने सारे मैसेज करिए। तो ये देखकर शेन शॉक हो जाता है कि उसने आपको भी इतने सारे मैसेज करिए। जियांग कहता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि मैं कोई तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ। शेन कहने लगता है कि अंकल मुझे यकीन है कि वो इतने सारे मैसेज करके जब आपको परेशान करेगी ना तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे उससे। लिन जियांग को वॉइस मैसेज भेजती है कि मैं इतने सारे फोटोज भेज रही हूँ तो तुम परेशान तो नहीं हो गए ना, और क्या मैंने तुम्हें काम में डिस्टर्ब तो नहीं करी ना। तो वो उसे रिप्लाई वॉइस सेंड करता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी खींची हुई फोटोज तो बहुत अच्छी है। तो सुलिन खुश होती है और उसे वॉइस सेंड करती है कि फिर वो और भी उसे ऐसे मैसेज भेजती रहेगी। तो यहाँ पर शेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि डिनर के लिए आना भूलना मत, और ये कहकर चला जाता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि शेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो सुलिन के भाई के ऊपर ही गुस्सा हो रहा होता है कि वो पूरा अपनी सिस्टर के पीछे इतना पागल है कि उसकी कंपनी में से उसने इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, जिसकी वजह से इसका लॉस हो गया। फिर इतने में यहाँ पर शेन के डैड और ग्रैंडपा दोनों पहुंच जाते हैं और डैड यहाँ पर उसके कान नोचने लगते हैं कि उसने अभी तक जियांग को यहाँ पर बुलाया क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि मैं क्या बोलूँ अब। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर शेन और उसके डैड से कहने लगते हैं कि मैंने तुम लोगों को कंपनी संभालने के लिए दिया तो तुम लोगों ने तो उसे बैंकक्रप्ट होने की पोजीशन पर डलवा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने जियांग को अब्रॉड से बुलवा लिया हूँ कंपनी संभालने को, नहीं तो तुम लोग तो बर्बाद ही कर देते। और वो फिर यहाँ अपनी वाइफ की फोटो देखने लग जाते हैं और उन्हें याद करते हुए कहने लगते हैं कि सुलिन ने बिल्कुल सही बोली है, अगर मैं जियांग को अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगा तो फिर मैं अपनी वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा और उसे क्या जवाब दूंगा। शेन कहता है कि ग्रैंडपा मैंने तो अंकल को बुलाया था लेकिन लगता है वो खुद ही आना नहीं चाहते। और फिर यहाँ पर शेन का डैड भी कहने लगता है कि शायद वो आपसे गुस्सा हो गया होगा, आपने उस दिन जो उसे मारे जो थे, क्या पता वो अब आपको डैड मानने को भी तैयार नहीं होगा। पर फिर इतने में जियांग यहाँ पर पहुंच जाता है और अपने डैड को हेलो बोलता है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। जियांग को गुस्सा आ रही होती है कि अंकल कितने शेमलेस है, और यहाँ पर जियांग का भाई तो बस गुस्सा हो रहा होता है कि ये सच में कंपनी मुझसे छीनने के लिए आया है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर जियांग को अपने पास बैठने के लिए बोल रहे होते हैं। तो जियांग कहता है कि डैड आपको जो भी बोलना है ना वहीं से ही बोल दो। तो ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि तुम्हारी चोट क्या अभी भी दर्द दे रही है। का जियांग कुछ जवाब नहीं देता और शेन कहने लगता है कि अंकल आप ग्रैंडपा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, आखिर इसमें आपकी ही तो गलती थी ना, आपको इतने बड़े होकर अपनी नेफियो की गर्लफ्रेंड को नहीं चुराना चाहिए था, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ग्रैंडपा शेन को चिल्लाते हैं कि वो किसे इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं। तो शेन फिर डर के मारे चुप हो जाता है कि ग्रैंडपा ऐसा नहीं है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर जियांग को एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम घर जाके खोलना। तो शेन सोचने लगता है कि कहीं ग्रैंडपा अंकल को कंपनी की शेयर्स तो नहीं दे दे रहे। फिर वो बहाने करने लगता है कि अंकल क्यों ना आज रात आप इधर ही रुको, कितने टाइम हो गए आप हमारे घर पे नहीं रुके। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा भी कहने लग जाते हैं कि आज रात तुम मेरे साथ मिलकर चेस खेलो। तो जियांग कहता है कि डैड आप सिस्टर इन लॉ से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने मेरे लिए इस घर में रूम भी रखी है कि नहीं। और फिर वो बहुत ही अपसेट होकर इस बॉक्स को लेकर गुस्से में चला जाता है। और फिर ग्रैंडपा यहाँ जियांग के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि ये रूम नहीं बल्कि पूरा स्टोर रूम बन चुका है। तो वो चिल्लाने लगते हैं कि यानी तुम लोगों ने जियांग के यहाँ पे ना रहने पर उसकी इस घर से जगह ही छीन ली हो। तो फिर लोग बहाना करने लगते हैं कि जियांग यहाँ पे रह थोड़ी ना रहा था। तो फिर ग्रैंडपा गुस्से में चिल्लाते हैं कि इस रूम को ठीक करो आप। तब यहाँ पर शेन बस इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर ग्रैंडपा ने अंकल को क्या बॉक्स में दिए होंगे, मुझे पता लगाना होगा। फिर नेक्स्ट डे जियांग जब कंपनी में जाता है तो शेन के असिस्टेंट से कहने लगता है कि ये डिलीवरी लाओ मुझे दे दो, मैं अंकल को देख रहा था। तो यहाँ पर असिस्टेंट ये देने को मान नहीं रहा होता है। तो शेन कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है इस पे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, तो अंकल से मैं ये दे दूंगा और मुझे उनसे बात भी करनी है। और फिर इससे बॉक्स लेकर ये यहाँ जियांग के ऑफिस में आ जाता है और सोच रहा होता है कि अंकल अभी मीटिंग के लिए गए और उन्हें कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तब तक मैं वो ब्लैक बॉक्स ढूंढता हूँ। और फिर ये जब यहाँ ढूंढ ही रहा होता है कि तभी इतने में जियांग अपने ऑफिस में आ जाता है। तो उसे देखकर शेन जल्दी से खड़ा हो जाता है। जियांग कहता है कि अच्छा तो सुलिन ने मुझे गिफ्ट भेजी हुई है। तो तुरंत ही उसके सामने वो गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगता है
और फिर वो सारी टॉयज वगैरह और फोटोज को निकाल कर खुश होने लगता है कि सब कितना ब्यूटीफुल है। तो शेन कहता है कि है तो सारी यूजलेस चीज़ें ना। तो जियांग भी उसे जवाब में कहता है कि यूजलेस है कि नहीं है वो तो बात की बात है, मेन बात तो ये है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। शेन को फिर बहुत ही जेलसी होती है और वो गुस्से में चला जाता है। और फिर शेन के जाने के बाद जियांग यहाँ पर वो ब्लैक बॉक्स खोलने जा रहा होता है और उसे पता होता है कि शेन यहाँ पर इसी के लिए आया था। इस बॉक्स के अंदर जियांग के मॉम की फोटो होती है। फिर हम यहाँ पर सुलिन को देखते हैं, उसे जियांग का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया, तो चलो हम लोग आज रात डिनर करने चलते हैं। तो सुलिन हाँ बोल देती है और फिर जियांग खुश होता है और सोचता है कि आज मेरी और सुलिन की फर्स्ट डेट होगी। फिर वो तुरंत ही इंटरनेट पे सर्च करता है कि किसी लड़की को फर्स्ट डेट पर क्या गिफ्ट दे और फिर वो यहाँ पर उसके लिए ज्वेलरी और फ्लावर्स लेकर पहुँच जाता है और रेस्टोरेंट में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। पर काफ़ी देर हो जाती है और सुलिन यहाँ पर आती नहीं है और बेचारा बस इंतज़ार करते हुए बैठा रहता है। तो वेट्रेस भी उसे देखकर बातें करने लगती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है, लेकिन बेचारा उसकी गर्लफ्रेंड लगता है आ ही नहीं रही है। फिर ऐसी वेट करते हुए काफ़ी देर हो जाती है और सारे लोग रेस्टोरेंट से जा चुके होते हैं और जियांग अपसेट होकर सोच रहा होता है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। और फिर वो भी यहाँ से घर आ जाता है और अभी भी सुलिन के बारे में सोच रहा होता है। तभी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुलिन उसके घर पहुँच जाती है। जैसे वो डोर खोलता है तो उसे देखकर शॉक होता है। सुलिन कहने लगती है कि सॉरी, कल एक्चुअली मैंने सोची थी कि मैं बस थोड़ा सा सोऊंगी और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इतना ज़्यादा सो गई और अभी मेरी सुबह नींद खुली, लेकिन देखो सॉरी के तौर पे मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। और फिर वो जल्दी से उसके घर में अंदर आ जाती है और फिर उसे ब्रेकफास्ट निकाल कर देती है और कहती है कि अब मैंने ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ ना, तो इसके लिए ही मुझे माफ़ कर दो। अगर अभी भी माफ़ नहीं कर रहे हो तो मैं सॉरी के लिए एक सॉरी पोएम भी सुना सकती हूँ। जियांग पूछता है कि कैसी पोएम। तो सुलिन फिर बहुत ही क्यूट हरकतें करते हुए उसे पूरी पोएम सुनाने लगती है और जियांग उसे ऐसे क्यूट बनता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर तुरंत ही उसे 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुमने सच में दे दिए। तो कहता है कि लाओ फिर वापस दे दो। सुलिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे ये चाहिए और चलो अब जल्दी से सूप पी लो नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर जियांग पहला वाला सूप टेस्ट करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है कि ये दूसरा वाला ट्राई करो। तो जियांग को वो वाला पसंद आता है और वो कहता है कि ये अच्छा है। तो सुलिन कहती है कि ठीक है फिर, और फिर वो उसके सामने यहाँ पर अपने नोट में लिखने लग जाती है कि उसे कौन सा फ्लेवर वाला सूप पसंद है और कौन सा नहीं। तो जियांग बस उसे देखता रह जाता है और सोच रहा होता है कि आज तक मेरी पसंद और नापसंद कभी किसी ने केयर ही नहीं किया और सिर्फ वो पहली है जिसने करी है। सुलिन कहती है कि क्या हुआ। तो फिर जियांग अपने बचपन की चीज़ याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि जियांग जब छोटा था तो वो अपने डैड और अपने भाई और उसके बेटे शेन के साथ डिनर कर रहा होता है और उसे सी फूड से एलर्जी होने लग जाती है। तो वो कहता है कि डैड मैं सी फूड नहीं खा सकता। तो यहाँ पर फिर उसका भाई उसे कुछ और सर्व करता है। तो जियांग कहता है कि मैं इसे भी नहीं खा सकता। तो फिर उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि उसके तो बहुत सारे नखरे हैं। यहाँ पर उसका भाई कह देता है कि तुम्हारी वजह से मॉम तुम्हें पैदा करते वक्त ही मर गई, इसलिए हम सब तुमसे बहुत नफरत करते हैं और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम अपनी पसंद बताओ क्योंकि तुम्हारी केयर कोई नहीं करता। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग इसी बारे में सोचते हुए जल्दी से सुलिन को हक कर लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। तो वो कहती है कि वैसे कल अगर मेरी गलती थी ना तो तुम्हारी भी गलती है। तो जियांग कहता है कि क्या। तो सुलिन उसे बताती है कि मैं तो सो गई थी, लेकिन तुम्हें तो मुझे कॉल करके जगाना चाहिए था ना। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती तो मेरे भाई को कॉल कर सकते थे, वो मुझे उठा देता। जियांग कहता है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो कहती है कि ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो जियांग कहता है कि ठीक है फिर अगली बार ऐसे ही करूँगा और क्यों ना आज हम लोग डिनर के लिए चले। तो सुलिन कहती है कि हम लोग वही रेस्टोरेंट चलते जहाँ पर तुम कल गए हुए थे। अब हम दोनों साथ चलेंगे ना तो वहाँ पर जिन लोगों ने कल तुम्हें बस इंतजार करते हुए देखेंगे उन्हें भी पता लग जाएगा कि इतने हैंडसम लड़के को अगली बार कोई भी लड़की इंतजार नहीं करवाएगी। फिर लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और वेट्रेस इन्हें देखकर आपस में बातें कर रही होती है कि ये जो हैंडसम लड़का है उसके साथ जो लड़की आई है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो सुलिन और जियांग ये सब सुनकर खुश हो रहे होते हैं और फिर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तो फिर वो वेट्रेस आपस में बातें करती है। कल लगता है वो लड़की गलती से नहीं आई थी, इन दोनों के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा प्यार लगता है और फिर दोनों साथ में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और जियांग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि कोई उसकी हर इमोशंस की इतनी ज़्यादा केयर करने वाला है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियांग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और सुलिन उसके साथ ही बैठकर उसका दिया हुआ गिफ्ट टॉय देखकर खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि सभी लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि काम करने वाले मैन सबसे ज़्यादा हैंडसम लगते हैं और मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। तो वो कहता है कि तुम बहुत स्वीट बातें करती हो। तभी एक एम्प्लॉय इन लोग को देख रही होती है और वो सोचती है कि ये तो मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो शेन के ऑफिस में जाती है और उसे बताने लगती है कि मिस सुलिन कंपनी में आई हुई है। तो ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि लगता है उसे फिर से अपने सेपरेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई होगी। तो उसे मैं याद आई क्या
फिर ये बड़ा खुश होकर कहता है कि अब वो खुद आई गई है तो उसे अंदर आने बोल दो। तो फिर एम्प्लॉय बताती है कि वो आपसे मिलने नहीं आई है, बल्कि वो तो मिस्टर जियांग के ऑफिस में। ये सुनकर ये शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यानी फिर दोनों साथ आए होंगे। तो एम्प्लॉय भी कह रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों रात में भी साथ होंगे। शेन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी फैमिली में स्ट्रिक्ट रूल है कि शादी के पहले नाइट स्पेंड करना बिल्कुल मना है। तो फिर ये सुनने के साथ ही एम्प्लॉय कहती है कि यानी आपके और मिस सुलिन के बीच में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं फैमिली रूल फॉलो करने वाला बंदा हूँ, और तुम्हें क्या मैं कैजुअल टाइप का लगता हूँ जो ये सब करूँगा। तो एम्प्लॉय तारीफ करती है कि हाँ हाँ बॉस, आप तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मैन है। फिर शेन कहता है कि नहीं, मुझे जियांग से कुछ सवालों का जवाब चाहिए। फिर वो तुरंत उसके ऑफिस में आ जाता है। तो यहाँ पर सुलिन उसे कहने लगती है कि हाय एक्स बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें बता दूं कि अंकल अभी अपनी मीटिंग के लिए गए, तो अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो थोड़ा यहाँ पर पेशेंटली इंतजार करना पड़ेगा। तो शेन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंकल का यूज़ कर रही थी बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तो ठीक है, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई, तो अब गुस्सा खत्म करो और अब हम वापस से साथ हो जाते हैं। तो सुलिनो से चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारे साथ वापस से डेट करूंगी। शेन कहता है कि फिर तुम्हारा मतलब क्या है, कि तुम सच में अंकल को डेट कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि अब तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मैं पूरी जिंदगी अकेली तो नहीं बिताऊंगी ना। तभी यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज इन लोग को झाँक कर देख रहे होते हैं और आपस में गॉसिपिंग करने लगते हैं कि यानी सच में मिस सुलिन का और मिस्टर शेन का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो प्रेसिडेंट जियांग की गर्लफ्रेंड है। इसका ये मतलब है कि नेफ्यू की वाइफ अब अंकल की वाइफ बनने वाली है। ये तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई। तो शैन उन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से। तो वो लोग डर के भाग जाते हैं और फिर शैन यहाँ पर सुलिन को समझा रहा होता है कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा रूथलेस है और वो बहुत ही कोल्ड है, उनके अंदर फीलिंग्स नाम की तो चीज़ ही नहीं है। देखना वो जल्द ही तुमसे थक जाएंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, और तुम तो कितनी ज़्यादा चीप हो जो उन्होंने बस तुम्हें इतने गिफ्ट खरीद के दिए और तुम सच में बिक गई। तो फिर सुलिन तो उसे दूर कर देती है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बस इंतज़ार करो, जब ग्रैंडपा की मौत हो जाएगी और मुझे उनकी पूरी कंपनी मिल जाएगी ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं खरीद के ला के दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम फालतू सपने मत देखो। शेन कहने लगता है कि अंकल को ग्रैंडपा ने एक ब्लैक बॉक्स दिए, तो मेरे लिए पता लगाओ कि उस बॉक्स के अंदर है क्या। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती इस कंपनी को इनहेरिट करा के देने में। तो वो कहती है कि तुम ये सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जियांग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे ही इस कंपनी को संभालने को मिलने वाला है। फिर शेन गुस्से में उसका लिमिटेड एडिशन वाला टॉय तोड़ देता है जो इसे जियांग ने गिफ्ट करा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे किक करती है। फिर इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो शेन को गुस्से में चिल्लाकर जाने बोलता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सुलिन अपने घर से चुपके से निकल रही होती है, तभी उसके भाई और सिस्टर इन लॉ से देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो उसे यहाँ पर बैठकर बात करने बोलते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने सुने कि आज वो शेन के फैमिली के घर पे गई थी। यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ से समझाने लगती है कि वो शेन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लास्ट टाइम उसने तुम्हें एयरपोर्ट पर भी अकेला छोड़कर चला गया था ना, और उसने तुम्हारा गला दबाने की भी कोशिश किया था। वो सच में एक स्कमबैग है, तुम तो उसे भूल ही जाओ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर यहाँ पर सुलिन कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, शेन को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ और मैं असल में शेन के घर पे जियांग से मिलने गई थी। तो ये सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और सुलिन का भाई उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें वो फैमिली इतनी ज़्यादा पसंद है, क्या उन लोगों ने तुम पर कोई जादू कर दिया है जो तुम्हें उसी घर के लड़के पसंद है। सुलिन फिर बताने लग जाती है कि जियांग बहुत ज़्यादा अच्छा है और जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत सेफ फील होता है। तो यहाँ पर फिर उसका भाई उसे बता रहा होता है कि उस जियांग के बारे में इतनी सारी रूमर्स है कि वो बहुत ही कोल्ड है, रूथलेस है, तो आखिर उन दोनों के बीच में सच में कुछ कैसे हो सकता है। सिस्टर इन लॉ भी कह रही होती है कि तुम दोनों काफ़ी डिफरेंट टाइप के हो, तो कैसे तुम उसे डेट करोगी। सुलिन कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, अगर सच में हमारे बीच में कुछ भी नहीं बनेगा तो मैं उसको डेट नहीं करूँगी। फिर सुलिन का भाई मान जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई बुली करे तो सबसे पहले मुझे बताना। तो सुलिन कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं जाती हूँ, और वो बाय बोलकर भाग जाती है। तो फिर यहाँ पर सुलिन के भाई और सिस्टर इन लॉ आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। वैसे तो ये जियांग शेन फैमिली के इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन आखिर है तो उसी फैमिली का ना, तो हम ऐसे उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर रास्ते में यहाँ पर शेन जियांग और सुलिन को साथ में देख लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स हम लोग डेट करने जा रहे हैं। शेन पूछता है कि अंकल आप तो कंपनी के काम में बिजी थे ना,
तो जियांग कहता है कि बिजी था, लेकिन इतना नहीं कि मैं सुलिन के साथ डेट पर ना जा सकूं, उसके लिए मैं हमेशा टाइम निकाल लूंगा। तो फिर शैन जलस हो रहा होता है और जियांग को बताने लगता है कि ग्रैंडपा ने उसे घर पे डिनर के लिए बुलाया है, तो उसे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर सुलिन मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा, वैसे भी ग्रैंडपा तो इसे इग्नोर ही करते हैं, तो ये मेरे साथ ही डेट पर जाएगा। और ऐसा बोलकर फिर सुलिन यहाँ जियांग को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर चली जाती है। तो फिर यहाँ पर शैन तुरंत ही ग्रैंडपा को कॉल लगाकर रोने का नाटक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा अब तो मैंने अंकल के सामने नील डाउन तक कर लिया, पर वो फिर भी नहीं माने। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या वो बिल्कुल भी घर पे डिनर के लिए नहीं आना चाहता है। तो शेन कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, उसने आपके खिलाफ ग्रज होल्ड कर लिया और वो कह रहा है कि वो जिंदगी भर आपके घर कभी नहीं आएगा। ऐसा बोलकर एक कॉल कट करता है और फिर खुश हो रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ अंकल, मैं आपका और ग्रैंडपा का रिलेशन कभी अच्छा होने नहीं दूंगा। और फिर वो रुक जाता है कि नहीं, मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, आखिर सुलिन मेरी है, तो मुझे इन दोनों के ऊपर नजर रखना होगा। फिर वो चुपके से इन लोग को देख रहा होता है। जियांग यहाँ पर सुलिन को वही लिमिटेड एडिशन वाला टॉय गिफ्ट करता है जो कि लास्ट टाइम शेन ने तोड़ दिया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो कितना कीमती है, कितने मुश्किल से मिलता है और तुमने मेरे लिए अरेंज कर दिए। तो जियांग कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर ये सब देखकर सुलिन की सिस्टर इन लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और उसके भाई से कह रही होती है कि ये जियांग तो सच में कितना अच्छा है, सुलिन उसके साथ कितना खुश भी है, वो उसे गिफ्ट भी देता है। तो यहाँ पर फिर सुलिन का भाई भी कह रहा होता है कि हाँ ये सच में अच्छा निकला। और फिर सिस्टर इन लॉ तो यहाँ पर जियांग की तारीफें भी करने लग जाती है कि मैंने सोची नहीं थी कि शेन का अंकल इतना हैंडसम भी होगा। तो यहाँ पर फिर सुलिन का भाई जेलस हो जाता है कि वाइफ तुम मेरे सामने किसी और मैन को हैंडसम बोलती हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। फिर शेन भी यहाँ चुपके से रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और इन लोग के ऊपर ही नज़र रख रहा होता है। अभी यहाँ पर उसके पास वेट्रेस पहुँच जाती है ये पूछने के लिए कि वो क्या ऑर्डर करना चाहता है। तो फिर यहाँ पर सुलिन का भाई उसे देख लेता है और उसे गुस्सा आती है उसके ऊपर। तो फिर वो उसके पास पहुँच जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी बहन की डेट खराब करने आए हो। तो शेन कहता है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत मत समझो, मैं तो बस यहीं पे घूमने आया था। और शैन मनी मन डर रहा होता है कि सुलिन ने तो अपने साथ डेट पर अपने बॉडीगार्ड भाई को भी लेकर आई है। यहाँ पर फिर सुलिन का भाई इसे समझाने लगता है कि तुम्हारा और सुलिन का ब्रेकअप हो चुका है, जब तुम उसे बेटर ट्रीट नहीं कर सकते तो कम से कम तुमसे बेटर कोई ढूंढने का मौका तो दे दो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो शेन कहने लगता है कि मैं बता रहा हूँ ना, मेरा अंकल बिल्कुल अच्छा नहीं है और वो सुलिन के लायक है ही नहीं। तो हान इसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि वो तुम्हें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी सिस्टर डिसाइड करेगी कि उसे वो सच में पसंद है कि नहीं, तुम नहीं। तो शेन कहता है कि ठीक है ब्रदर, आप फिक्र मत करो, मैं सुलिन को परेशान नहीं करूंगा। तो हान कहता है कि हाँ ये अच्छी बात है, तो अब निकलो यहाँ से, और वो उसे जल्दी से यहाँ से निकलवा देता है। फिर सुलिन को यहाँ पर काम का मैसेज आता है और वो जियांग को बताती है कि कल अब मैं शूटिंग के लिए जाऊंगी। तो जियांग उसे गुड लक बोल रहा होता है कि वो जरूर अपना बेस्ट देगी। बाहर कांच से शेन इन दोनों के ऊपर अभी भी नजर रखा होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि सुलिन को मैं इससे छीन के रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सुलिन यहाँ पर जब अपने क्लाइंट का फोटोशूट के लिए गई होती है, तब यहाँ पर वो क्लाइंट तो पहले से ही शेन के साथ मिला होता है और फिर यहाँ से बहाने से ब्रेक लेकर वो बाहर चला जाता है। और फिर यहाँ पर शेन सुलिन के रूम को लॉक कर देता है और सुलिन फिर यहाँ वेट करते हुए जियांग से मैसेज पे बात करती है। वो इससे पूछता है कि उसकी काम कब कंप्लीट होने वाला है, तो फिर वो उसे पिक करने आ जाएगा। तो सुलिन कहती कि नहीं तुम तो अभी काम में बिजी होंगे ना, तो मैं खुद अपना काम कंप्लीट करने के बाद तुमसे मिलने आ जाऊंगी। और फिर ऐसे ही लगातार 1 घंटा बीत जाता है और सुलिन अब बहुत परेशान हो जाती है कि अभी तक उसका वो क्लाइंट आया नहीं। तभी उसे अपनी सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी बढ़ने लग जाती है और वो सोचती है कि मुझे अब भी जियांग से मिलने जाना होगा। फिर वो डोर खोलने जाती है तो उसे पता लगता है कि बाहर से लॉक है। फिर वो इसी रूम में फंस जाती है और उसे और भी ज्यादा यहाँ पर सफोकेशन होने लग जाता है और उसे बचपन की चीजें याद आ रही होती है कि कैसे वो अंधेरे में बंद थी। उसे ट्रॉमा होने लग जाता है और यहाँ शेन तो बस बाहर खड़ा होकर उसको और तड़पाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे हीरो की तरह बचा नहीं जाएगा। पर यहाँ पर सुलिन की हालत खराब हो रही होती है और वो बहुत सारी मेडिसिन खाने लग जाती है, पर फिर भी उसे ठीक फील नहीं हो रहा होता है और वो सोचती है कि क्या वो यहीं पर ही मर जाने वाली है। तभी इतने में शेन यहाँ डोर खोलकर अंदर आ जाता है और वो सुलिन को बचाने के लिए अपना हाथ देने लगता है। तो वो उसका हाथ पकड़ने वाली होती है पर रुक जाती है कि आखिर मेरा और शेन का ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे इसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दोगे, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है और मुझे कॉल लगाना है। तो शेन चिल्लाने लगता है कि क्या तुम जियांग को कॉल लगाना चाहती हो, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी तुम्हें मैं ही बचा सकता हूँ, तो चुपचाप से मेरी बात मान जाओ और जियांग को भूल जाओ। वैसे भी मैं उस दिन एयरपोर्ट पर तुम्हें छोड़कर चला गया था, इसलिए तुमने बस मेरे अंकल को सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ करी थी ना।
अब बस तुम मुझसे हेल्प मांग लो और फिर सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों के बीच में वापस पहले की तरह हो जाएगा। तो सुलिन मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम यहीं पर रहो, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे पास ही आओगे मुझसे हेल्प मांगने के लिए। तब यहाँ पर सुलिन को तो बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो सोचती है कि ये पेन तो पिछली बार से भी ज़्यादा है, और फिर वो बेहोश होने लग जाती है। तो ये देखकर ये शॉक हो जाता है कि इसे क्या हो गया। वो तुरंत ही उसे उठाने लगता है उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, पर तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और वो उससे सुलिन को ले लेता है और कहता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर फिर वो उसे लेकर चले जाता है हॉस्पिटल में। फिर वो उसका ख्याल रख रहा होता है और डॉक्टर की कही हुई बात याद कर रहा होता है कि सुलिन इतने टाइम से एक अंधेरे वाले रूम में लॉक थी, इसलिए उसकी जो सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी थी वो ट्रिगर हो गई, इसलिए उसका ये हाल हो गया। और ऊपर से उसने मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ले ली थी इस वजह से। और फिर यहाँ पे डॉक्टर आकर जियांग से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी अब्रॉड की रूमर सुना कि तुम्हारी इमेज बिल्कुल अच्छी नहीं है। सुलिन की बीमारी ठीक करने के लिए उसे एक जेंटल पर्सन की ज़रूरत है जो कि उसका हर वक्त ख्याल रखे और बहुत अच्छा हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जियांग तुम उसके लिए सुइटेबल हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुलिन का डॉक्टर होने के साथ साथ उसका अच्छा फ्रेंड भी हूँ, मैं उसका अच्छा चाहता हूँ। जियांग कहता है कि अच्छा, मैं अगर सुलिन के लिए सुइटेबल नहीं हूँ तो क्या तुम सुइटेबल हो? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। तो जियांग उसे जवाब में कह देता है कि लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी सुलिन को 10 साल से जानते थे पर फिर भी तुम दोनों के बीच में कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि तुम ऑलरेडी फेल हो चुके हो, और डॉक्टर होने के नाते भी तुम 10 साल से उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि तुम तो और फेल हो चुके हो। तो यहाँ पर फिर इस डॉक्टर को तो गुस्सा आ रही होती है। इतने में यहाँ पर सुलिन को होश आने लगता है और वो जैसे ही दोनों को देखती है तो दोनों का नाम लेकर उनसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ। तो फिर जियांग बताता है कि तुम्हारी बीमारी ट्रिगर हो गई थी इसलिए तुम बेहोश हो गई, तो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। तो यहाँ पर फिर डॉक्टर पे बता रहा होता है कि उसने जल्दी से फिर उसका ट्रीटमेंट किया तभी तो वो होश में आ पाई है। तो सुलिन तो बस देखती रह जाती है कि दोनों के दोनों से जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ पर फिर जियांग कह देता है कि डॉक्टर, मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को अकेले में बात करनी है तो प्लीज़ आप बाहर जाओ। तो फिर डॉक्टर को मानना पड़ता है और वो सुलिन से कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पे भी दर्द हो तो मुझे तुरंत ही बता देना। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और फिर जियांग यहाँ पर सुलिन से पूछता है कि क्या आप तुम ठीक फील कर रही हो? तो वो कहती है कि हाँ। जियांग कहता है कि फिक्र मत करो, शेन ने तुम्हारे साथ जो ये ट्रिक खेला है ना उसका मैं उससे अच्छे से बदला लूंगा, तुम पहले ठीक हो जाओ फिर तुम्हें कुछ फन देखने को मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ शेन को पनिशमेंट के तौर पे उसे खूब मार रहे होते हैं। तो फिर शेन की मॉम कहने लगती है कि डैड प्लीज उसे ऐसे मत मारो, और यहाँ पर शेन के डैड भी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहने लगते हैं कि डैड मैं ही इसे मार लेता हूँ पर आप मत मारो। पर यहाँ पे ग्रैंडपा बिल्कुल नहीं रुक रहे होते। इतने में फिर सुलिन आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपने बिल्कुल सही करा इसे इतना मार के, इसे तो और मारना चाहिए। तो यहाँ पर फिर शेन तुरंत ही उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा मेडिसिन ले लोगी। ऐसा बोलकर उसे सॉरी बोलते हुए उसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है। तो जियांग तुरंत ही उसे दूर करता है और चिल्लाता है कि ऐसा मजाक कोई करता है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि सुलिन की बीमारी की कैसी कंडीशन है, वो भी तुमने उसे एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया, तुम्हें पता है उसे कितना ज्यादा सफोकेशन हुआ और उसे कुछ भी हो सकता था, तुम सच में बहुत ज्यादा बेशरम हो। तो शेन कहता है कि अंकल मुझसे ज्यादा बेशरम तो आप हो जो आपने अपने नीफ्यू की गर्लफ्रेंड को उसे छीना है। वो यहाँ पर सुलिन से भी कहने लग जाता है तो कि तुम क्या समझती हो कि तुम्हें रियल में लाइक करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बस तुम पे तरस खा रहा है और इसे रियल लाइकिंग मत समझो, इससे फूल मत बनो। तो सुलिन फिर इसे 2 थप्पड़ लगाती है और इसे यहाँ पर रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है कि वो अपने आप को समझता क्या है। तो शेन के डैड यहाँ पर उसकी जगह सुलिन से माफी मांगने लगते हैं। वो कहती है कि रहने दो, वैसे भी मेरे भाई का आप लोगों के लिए कुछ मैसेज है। वो अपने भाई का वॉइस नोट इन लोग को सुना देती है जिसमें उसका भाई कह रहा होता है कि वो शेन और उसके डैड के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है और अब वो उनके साथ काम नहीं करेगा, बल्कि उसने जियांग के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच लिया। तो फिर शेन यहाँ गुस्सा होने लग जाता है कि उस हान की इतनी हिम्मत हो गई। तो ग्रैंडपा से चिल्लाते हैं कि तुम अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अब तुम नील डाउन होने की पनिशमेंट झेलोगे। तो फिर उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे नील डाउन करवाने के लिए लेकर जाते हैं और सुलिन को बहुत ही मजा आ जाती है। और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर जियांग को देखकर खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आज तुम डिनर के लिए रुक क्यों नहीं जाते? तो कहता है कि मेरी कंपनी में काम है, और वो यहाँ से सुलिन को लेकर बाहर चला जाता है। और फिर बाहर आने के बाद जियांग अपसेट होता है। तो सुलिन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं सच में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। तो वो कहती है कि आखिर तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुम सबसे बेस्ट हो, इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर मैं ग्रैंडपा की जगह होती ना तो मैं तो तुम्हारी बहुत सारी तारीफें करती। जियांग अपनी तारीफें सुनकर
थोड़ा सा स्माइल करता है और सुलिन जल्दी से उसे हक कर लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ हम दोनों के फ़ोन से एक दूसरे से लोकेशन के ज़रिए कनेक्टेड है, तभी तुम टाइम पर मुझे ढूंढने आ गए, नहीं तो फिर मुझे शेन को हक करना पड़ता तो कितना ख़राब होता। तो जियांग कहता है कि अब मैं और भी तुम पर अच्छे से नज़र रखूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो फिर सुलिन खुश होती है और सोचती है कि वो उसे हैप्पी फील करवाने के लिए क्या कर सकती है जिससे वो अपनी अपसेटिंग वाली सारी चीज़ें भूल जाए। तभी वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है और कहती है कि ये अब हमारी फर्स्ट किस है। जियांग शॉक हो जाता है और सुलिन से पूछने लगता है कि क्या आप वो दोनों फिर डेट कर रहे हैं। तो सुलिन इसका जवाब नहीं देती है और कहती है कि कल मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, ऐसा बोलकर भाग जाती है। और फिर जियांग घर आने के बाद इसी बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे सुलिन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है एंड तभी यहाँ पर शेन भी आया होता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है और कह देता है कि मिस सुलिन का ऑर्डर है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पार्टी में नहीं देखना चाहती है, इसलिए आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो शेन गुस्से में फ्लावर नीचे फेंक देता है और चिल्लाता है कि वो सुलिन अपने आप को समझती क्या है, मुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, ऐसा बोलकर ही जाने वाला होता है। और इतने में वो जियांग को देखकर कहने लगता है कि अंकल आप यहाँ पर, क्या आपको सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि लोग आपके बारे में बोलेंगे कि आपने अपनी नीफ्यू की एक्स गर्लफ्रेंड को चुराया हो, और इस वजह से लोग हमारी फैमिली का भी नाम खराब करेंगे कि हमारी फैमिली में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो जियांग कहता है कि वैसे भी वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, तो मैं क्यों उसे चीज़ नहीं कर सकता, और वैसे भी शेन फैमिली की इज्जत की मुझे कोई नहीं पड़ी है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही पार्टी के अंदर चला जाता है और शेन बस खड़ा देखता रह जाता है कि लोग भी अब इन लोग के बारे में गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। और फिर सुलिन जैसे यहाँ पर अपनी बर्थडे पार्टी में पहुँचती है तो जियांग फिर उसे देखता रह जाता है और उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तभी यहाँ पर वो उसे डांस के लिए पूछती है और फिर दोनों डांस करने के लिए जब जाते हैं तो सुलिन कहती है कि क्या तुम्हें डांस करना आता है, तो कहता है कि नहीं। तो फिर वो उसे सिखाने लगती है और पूछती है कि यानी फिर मैं पहली हूँ जिसके साथ तुम डांस कर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ ओनली वन हो जिसके साथ मैं डांस कर रहा हूँ। फिर इतने में यहाँ पर सुलिन के भाई और उसके सिस्टर इन लॉ आ जाते हैं उसके लिए केक लेकर और उसके वो हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और फिर यहाँ पर सारे गेस्ट भी जमा हो जाते हैं सुलिन का बर्थडे केक कटवाने के लिए। तो यहाँ पर फिर जियांग अपना साइड में चला जाता है और वो बस सुलिन को इतना हैप्पी देखकर खुश हो रहा होता है और वो अकेला अपसेट होता है और अपना बचपन याद कर रहा होता है कि जब वो छोटा था तो उसके सामने ही उसका भाई अपने बेटे शेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो जियांग भी अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारा बर्थडे उस दिन आता है जिस दिन तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, तो बताओ किस बात के लिए तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। और फिर यहाँ पर जियांग का भाई उसे चिल्लाता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो तुम अनलकी हो ना, बंद करो। और फिर यहाँ पर शेन भी जियांग को चिढ़ाने लगता है तो वो बेचारा बस अपसेट बैठ जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग अपने बचपन को याद करते हुए अपसेट होकर ड्रिंक करने लगता है। फिर यहाँ पर सुलिन उसके लिए अपना बर्थडे केक लेकर पहुंच जाती है और कह रही है ये लो सबसे ब्यूटीफुल केक तुम्हारे लिए। वो उसे बिल्कुल एंजल की तरह लग रही होती है और यहाँ पर जियांग फिर उसके हाथ से केक खा लेता है। और फिर सुलिन उससे पूछती है कि बताओ अब मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो होटल रूम में रखा है। तो ये कह रही है कि होटल रूम में, कहीं तुम्हारे इंटेंशन कुछ गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर फिर जियांग तुरंत ही कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, असल में गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है ना, इसलिए कोई भी उसे तोड़ सकता है। सुलिन कहती है कि तुम कितनी जल्दी शाय हो जाते हो, देखो तुम्हारे कान भी रेड हो चुके हैं। फिर वो उसके साथ अपना गिफ्ट देखने के लिए जाती है और ये प्यारा सा लिमिटेड एडिशन वाला डॉल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो देखती है कि ये डॉल के अलावा 2 गिफ्ट और रखे हुए हैं जिसमें से एक नेकलेस है, जी जियांग उसे तुरंत ही पहना देता है। और फिर सुलिन देखती है कि तीसरा गिफ्ट वो कैमरा है जो कि बहुत ही पुराने टाइम का था और इसे वो चाहिए था। तो वो जल्दी से उसे थैंक्स करने लग जाती है कि ये कैमरा तो कितना ज़्यादा महंगा है। तो वो कहता है कि इतना महंगा नहीं है, जब मैं अब्रॉड में था और किसी बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहा था तो उसने ही मुझे अपनी तरफ से इसे फ्री में दे दिया था। तो सुलिन कहती है कि यानी तुमने मुझे इतने टाइम से ये गिफ्ट देने का सोचे हुए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पहले से लाइक करते थे। तो जियांग फिर इस पर हाँ कहता है। तो सुलिन बहुत ज़्यादा खुश जाती है और कहती है कि फिर कब से। तो बताता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, 4 साल की। और हमें यहाँ पर इन दोनों के बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं और सुलिन कहती है कि इतने टाइम से, फिर आखिर तुमने पहले से बोला क्यों नहीं, अगर तुमने पहले बोला होता ना तो मैं कभी शेन को डेट करती ही नहीं और तुम्हें डेट करती। तो कहता है कि ऐसा क्या, फिर तो मेरी गलती है। सुलिन कहती है कि हाँ और फिर रोज़े किस करती है और पूछती है कि अब तुम्हारा बर्थडे कब आता है, मुझे बताओ, मुझे तुम्हें एक बड़ा सा बर्थडे गिफ्ट देना है। तो जियांग फिर उसे ऐसे देखकर शाय होने लग जाता है कि क्या वो उसे कोई हिंट दे रही है। तो यहाँ पर फिर सुलिन उससे पूछती है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पर अपने आप को ही तुम्हें दूंगी। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी ईजिली किसी को मिलने वाली नहीं हूँ। वो उससे बताती है कि वैसे तुम्हें पता है जब मैं अपनी बर्थडे विश मांग रही थी ना तो मैंने एक विश तुम्हारे लिए भी मांगी हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुलिन जियांग को
अकेले बैठा हुआ देखकर विश कर रही होती है कि बचपन में जो भी उसने सैडनेस फील किया है वो ट्रॉमा को वो भूल जाए और ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग पूछने लगता है कि तुमने क्या विश करी। तभी इतने में यहाँ पर सुलिन को उसके डॉक्टर पे की कॉल आ जाती है और वो बता रहा होता है कि वो नीचे उससे मिलने आए हैं। तो फिर सुलिन यहाँ पर जियांग को इस बारे में बताती है कि डॉक्टर ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए तो मैं जाती हूँ लाने के लिए। तो फिर इसे तो गुस्सा आती है कि वो तो सुलिन के पीछे ही पड़ गया। वो कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सुलिन मान जाती है। फिर जैसे ये लोग बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही जियांग को देखता है तो अपसेट हो जाता है कि ये भी यहाँ साथ में है। वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ होटल में साथ में थे। तो फिर सुलिन बताने लगती है कि जियांग ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा था इसलिए मैं उसके साथ होटल रूम में आई थी। तो फिर डॉक्टर जियांग से कहने लग जाता है कि सच में तुम कितने ओल्ड और चालाक हो। तो सुलिन कह रही है कि डॉक्टर जियांग के बारे में ऐसा मत बोलो। जियांग भी इस डॉक्टर को रिटर्न में जवाब देता है कि वो भी इतनी रात को एक लड़की को बाहर बुला रहा था गिफ्ट देने के लिए, तो वो भी तो कोई सिंपल बंदा नहीं है। तो यहाँ पर फिर सुलिन कहती है जियांग तुम भी डॉक्टर के बारे में ऐसा मत बोलो, वो आखिर मेरे इतने अच्छे डॉक्टर है, मुझे ट्रीट कर रहे हैं। फिर डॉक्टर पे सुलिन को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए फायरवर्क्स गिफ्ट में प्लान करा। और फिर सुलिन जैसे यहाँ बटन प्रेस करती है तो उसे फायरवर्क्स देखने को मिलता है जो कि उसका इनडायरेक्ट कन्फेशन होता है। ये जियांग तो समझ पा रहा होता है पर सुलिन तो समझ ही नहीं पाती है और वो तो खुश होती है कि ये गिफ्ट मुझे पसंद आया। तब यहाँ पर जियांग जेलस होकर तुरंत ही बीमार होने का नाटक करने लग जाता है। तो सुलिन उसकी केयर करने लगती है। यहाँ पर डॉक्टर पे जियांग को पकड़ता है और कहता है कि डॉक्टर तो मैं हूँ ना, तो लाओ मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। तो जियांग तुरंत ही मना करता है कि नो। और फिर वो यहाँ पर सुलिन को बताने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। सुलिन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। और वो डॉक्टर को बाय करके जियांग के साथ यहाँ घर पे आ जाती है और फिर उसे कहती है कि चलो आप नाटक करना बंद करो। तो जियांग कहता है कि तुम्हें पहले से पता था। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स लास्ट टाइम जब ग्रैंडपा तुम्हें इतना मार रहे थे और तब तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, तो इस बार तो पक्का तुम बस एक्टिंग ही कर रहे थे। तो जियांग कहने लगता है कि यानी मेरे एक्ट करने के बावजूद भी तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गई, इसका मतलब है कि तुम मुझे हाँ कह रही हो ना। सुलिन फिर उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और मुझे कोई भी नहीं लेके जा सकता है। तो जियांग कहता है कि यानी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोल रही हो। तो सुलिन फिर से उसे बताने लगती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा चिपकू हूँ, क्या तुम श्योर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी भर मुझसे चिपकी रहो। तो यहाँ पर फिर सुलिन तुरंत ही उसे प्रॉमिस करवाती है। तो फिर जियांग प्रॉमिस कर लेता है। नेक्स्ट डे जियांग अपना मीटिंग रूम में होता है और सुलिन यहाँ पर उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। और तभी वो देखती है कि 1 घंटा हो गया और इतनी देर में जियांग और उसने कोई भी कांटेक्ट नहीं करे। इस वजह से उसे बहुत एंग्जाइटी होने लगी है। वो सोचती है कि लेकिन मुझे उसे मैसेज नहीं करना चाहिए, वो ज़रूरी काम में बिजी है। तभी अचानक से मीटिंग के बीच में जियांग जैसे टाइम देखता है कि उसके और सुलिन को 1 घंटा 5 मिनट हो गए बिना कोई कांटेक्ट करे। उसे सुलिन की फिक्र होती है और वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि 5 मिनट के लिए मैं मीटिंग को टेम्पररी क्लोज कर रहा हूँ और मैं अभी आता हूँ। और फिर वो तुरंत ही भाग कर जाता है और जैसे यहाँ ऑफिस में आता है तो तुरंत ही यहाँ पर सुलिन को मेडिसिन लेने से रोक देता है। तो वो खुश हो जाती है कि क्या तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई है। तभी वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो खुश होती है। यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन अभी मुझे मीटिंग के लिए वापस जाना पड़ेगा। सुलिन कहती है कि यानी मीटिंग के बीच में तुम यहाँ बस मुझे किस करने आए थे। तो वो स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। सुलिन कहती है कि बेबी अगर तुम्हारी एम्प्लॉयज़ ने तुम्हें ऐसे देख लिए तो सोचो तुम्हारी तो इमेज चली जाएगी। तो वो कहता है कि तुमने मुझे क्या बोली। तो फिर वो वापस से उसको कान में कहती है कि बेबी। तो फिर जियांग खुश होकर वापस से उसे किस कर लेता है। इतने में फिर जियांग को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे फेस्टिवल के लिए घर पे बुला रहे होते हैं। तो जियांग मना कर देता है कि इतने टाइम से कभी आपको फेस्टिवल में मेरी याद नहीं आई और अब आके क्या फ़ायदा है। तभी यहाँ पर लिन फ़ोन लेकर ग्रैंडपा को समझा देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इस बार ये सारी छुट्टियां मेरे साथ सेलिब्रेट करेगा। तो ये सुनकर फिर शैन शॉक होकर कहने लगता है कि तुम और अंकल सच में डेट कर रहे हो। तो यहाँ पर लिन तो कॉल कट कर देती है और फिर जियांग से इस बारे में पूछती है कि अब तो तुम मेरी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चलोगे ना, मैंने तो अब ग्रैंडपा को बोल भी दी। तो वो तुरंत ही मान जाता है और फिर यहाँ पर लिन उसे अपनी फैमिली के साथ डिनर पे लेकर आ जाती है जहाँ पर सिस्टर इन लॉ तो अभी भी जियांग को देखने में लगी होती है और कहने लगती है कि सच में वो कितना हैंडसम है। तो हान कहता है कि वाइफ प्लीज़ मुझे बोलो कि मैं हैंडसम हूँ। तभी लिन के यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स बारी बारी जियांग की प्लेट में सारे खाने की डिशेस डाल दे रहे होते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपना बचपन भी याद कर रहा होता है कि कैसे उसके फैमिली तो कभी उसे फैमिली की तरह ट्रीट ही नहीं करते थे और उसे आज फील हो रहा होता है कि फैमिली कैसी होती है। फिर डिनर के बाद लिन के डैड उसे अकेले में बात करने के लिए लेकर जाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं कि क्या वो भी शेन की तरह बन जाने वाला है और उनकी बेटी को चीट करने वाला है एक दिन। जियांग कह रहा होता है कि अंकल आप मुझ पर बिलीव रखो, मैं हमेशा सुलिन का ख्याल रखूंगा। तो डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम अच्छे हो।
वो उससे उसके पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि वो इतने साल अकेले अब्रॉड में रहा है और उसके फैमिली कभी उसके साथ अच्छे से थे ही नहीं। वो यहाँ पर लिन के डैड उसे हक करके कह रहे होते हैं कि अब तुम पास्ट भूल जाओ और अब हम तुम्हारी फैमिली है ना, तो अपसेट होने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर जियांग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और तभी यहाँ पर लिन अपने डैड और जियांग को ऐसे बातें करते हुए देखकर सोचती है कि डैड ने आखिर क्या कह दिया जो जियांग की आंखों में आंसू आ गए। अभी लिन के डैड यहाँ पर जियांग को जोर से हक करके दबा देते हैं कि अगर तुमने कभी मेरी बेटी को रुलाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो बोल देता है कि अंकल आप फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और लिन को भी ये देखकर हंसी आने लगती है। फिर डिनर के बाद ये दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी लिन को शेन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो कल अपनी एंगेजमेंट पार्टी रख रहा है तो उसे वहाँ पर आना ही होगा। तो लिन मान जाती है। शेन ने ये सब सुलिन को जेलस करवाने के लिए रखा होता है पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो तो जियांग के साथ उसकी एंगेजमेंट पार्टी में आके एंजॉय करती है। और अब जियांग ने सुलिन को शादी के लिए प्रपोज किया होता है तो उसने उसे हाँ भी कह चुकी होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुलिन अपने डॉक्टर से मिलने आई होती है और इन्हें बताती है कि अब उसकी कंडीशन काफ़ी ठीक हो चुकी है और जियांग की वजह से अब वो काफ़ी अच्छी फील करती है और वो दोनों अभी जल्दी शादी भी करने वाले हैं। तो ये सुनकर उसका डॉक्टर काफ़ी शॉक होता है कि वो इतनी जल्दी ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है और वो उसका अचानक से हाथ पकड़ लेता है। तो सुलिन फिर उसकी फीलिंग समझ जाती है और उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो तुरंत उसका हाथ छोड़ता है और उसे सॉरी कहता है और फिर लिन अपना चली जाती है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जियांग को ये पता होता है कि वो उसके डॉक्टर से मिलने गई थी। तो वो जेलस होकर तुरंत ही उसे किस करने लगता है और फिर बताता है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। तो फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और सुलिन ने फिर यहाँ पर अपनी मॉम का बनाया हुआ स्वेटर उसके लिए लाई होती है और कहती है कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाई है। तो जियांग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसके पास उसकी वजह से इतनी अच्छी फैमिली है। तब यहाँ पर जियांग अपना शर्ट उतारने जा रहा होता है स्वेटर को पहनने के लिए तो सुलिन उसे रोक देती है कि यहाँ पर नहीं। तो फिर वो उसे सेड्यूस करने लग जाता है कि अब तो उन दोनों की शादी भी होने वाली है तो फिर वो उसे टच भी कर सकती है। तभी इतने में यहाँ पर फिर सुलिन को उसके डॉक्टर की कॉल आती है और वो बताता है कि उसका डॉग अभी ठीक नहीं है। तो सुलिन को फिर डॉग की फिक्र होती है और वो कहती है कि मुझे उसे देखने जाना पड़ेगा। तो जियांग भी फिर उसके साथ चलता है और जब यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो सुलिन को पता लगता है कि उसके डॉक्टर फ्रेंड ने उसे ये झूठ बोला था डॉग के बीमार होने का बहाना करके क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। तो लीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने डॉक्टर फ्रेंड से कह देती है कि अब वो दोबारा उसे मिलने नहीं आएगी क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई चांस है ही नहीं। और फिर वो यहाँ से जियांग के साथ चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुलिन यहाँ पर जियांग की ऑफिस में फोटोज वगैरह खींच रही होती है। तो यहाँ पर फिर शेन इन लोग को ऐसे देखकर जेलस हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अंकल आंटी आपको ग्रैंडपा ने घर पे बुलाए हुए, उन्हें ज़रूरी काम है। तो फिर लिन मान जाती है कि ठीक है अब तुम मुझे इतना आंटी बोल रहे हो तो मैं चलूंगी। और फिर यहाँ पे घर आने के बाद ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो उन लोगों का फैमिली फोटो ले दे क्योंकि वो अच्छी फोटोग्राफर है। सो लिन मान जाती है और कहती है कि फिर सभी लोग अब साथ में खड़े हो जाओ। यहाँ पर वो जियांग को मनाती है तो जियांग फाइनली फिर अपने डैड के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मानता है। लिन को बहुत बुरा लगता है कि कैसे जियांग का भाई किस तरीके से उसे ट्रीट कर रहा होता है कि उसे वो फैमिली मेम्बर भी नहीं समझ रहा होता है। तो लिन यहाँ पर जियांग की अच्छे से बीच में जगह बनवाती है और इन लोग की फैमिली फोटो लेती है और खुश होती है। फिर ग्रैंडपा इन दोनों को डिनर के लिए रोक रहे होते हैं पर जियांग नहीं मानता और लिन को लेकर चला जाता है। फिर जैसे ही दोनों घर के बाहर निकलते हैं तो लिन यहाँ पर जियांग को समझाने लगती है कि वो आगे से ऐसे अपनी फैमिली में सफ़र ना करे क्योंकि वो उसे सफ़र करता हुआ नहीं देख पाएगी। तो कहता है कि ठीक है वाइफ जैसा तुम बोलो। तभी एक बंदा यहाँ पर जियांग को उसके बचपन का वीडियो दिखा रहा होता है कि कैसे उसकी जो नैनी थी वो उसे हमेशा मारा करती थी और इस चीज के उसे शेन के डैड से पैसे मिला करते थे। ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पर सुलिन को शौक लगता है कि जियांग ने बचपन में इस तरीके की चीजें फेस किया है। यहाँ पर जियांग इस बंदे से कह देता है कि तुम ऑलरेडी मेरे भाई से पैसे लेकर आए होंगे और अब मुझसे भी लेना चाहते होंगे तो मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। घर आने के बाद लिन इस बारे में जियांग से कहने लगती है कि उसने बचपन में इतना कुछ फेस किया और कभी उसने कुछ बोला भी नहीं है। तो उसे कह रही होती है कि लेकिन अगला आने वाला टाइम तुम्हारा सब हैप्पी जाने वाला है और मैं उसमें तुम्हारे लिए कोई भी अपसेटिंग चीज़ नहीं होने दूंगी। और फिर दोनों यहाँ पे किस करते हैं और लिन कहती है कि आज रात में यहीं पे रहूंगी, मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ। तो फिर वो बहुत शाय होने लग जाता है। लिन कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं अलग गेस्ट रूम में सोऊंगी और तुम अपने बेडरूम में, लेकिन हाँ तुम्हें आज मैं सुलाने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो लिन कहती है कि लेकिन कभी भी तुम्हें किसी ने बच्चे की तरह सुलाया नहीं है तो अब मैं सुलाऊंगी। और फिर वो उसके रूम में उसे सुलाकर अच्छे से अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो यहाँ योगा कर रही होती है और जियांग को बहुत ही हंस हंस के बताने लगती है कि शेन की जो फियांसी थी जिसके साथ उसने एंगेजमेंट किया था वो उसकी फैमिली के सारे पैसे लेकर भाग गई है। और फिर वो कहती है कि वैसे मैं भूल गई कि शेन की फैमिली तो तुम्हारी फैमिली है, यानी तुम्हारी फैमिली का पैसा गया है।
क्या मुझे इतना नहीं हंसना चाहिए? वो कहता है कि वाइफ तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही। फिर जियांग कहता है कि वैसे तुम कहती थी कि तुम मुझसे हमेशा चिपकी रहोगी। तो वो कहती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही चिपकी रहने वाली हूँ। फिर वो उसे अच्छे से ऑफिस के लिए भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी में सारे शेयर होल्डर अब शेन और उसके डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर डैड अपने सारे शेयर्स जियांग के नाम पे कर देते हैं कि अब वो यही हैंडल कर पाएगा। और वो शेन और उसके डैड से कह देते हैं कि तुम लोग तो किसी लायक के नहीं हो। फिर लोग जब यहाँ घर के बाहर पहुँचते हैं तभी रिपोर्टर्स यहाँ पर उस वीडियो को दिखाने आए होते हैं जो कि जियांग के बचपन की है। और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि जियांग के भाई ने जानबूझ के अपने भाई को इस तरीके से टॉर्चर करवाया है और उन लोग की फैमिली कितनी ख़राब है। तो जियांग के डैड को शौक लगता है कि उनके बेटे ने अपने भाई के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखा था और उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। वो उससे चिल्लाते हैं और अपने से सारे रिश्ते कट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर वो अपनी वाइफ की ग्रेव पर गए होते हैं और जियांग को बुलाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अपनी मॉम के सामने क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तो जियांग साफ मना कर देता है कि डैड मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और फिर क्योंकि शेन के डैड ने जियांग को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं, तो पुलिस यहाँ पर फिर उन्हें अरेस्ट करने पहुंच जाती है, उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। जियांग अपने डैड को भी हमेशा के लिए भूल जाता है और लिन के साथ यहाँ से बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसके पास लिन है और उसकी फैमिली है जिसके साथ वो बहुत ही खुश है। और फिर फाइनली जियांग और लिन की शादी भी हो जाती है और दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।